हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी मैंने करवा दिया है और आज से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियोस के बाद बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो कि आपके अलग अलग चैप्टर के बेसिस पे PYQs और क्वेश्चंस के ऊपर बनी हुई रहेंगी। हालांकि आपको पता है वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं, हर चैप्टर के रिवीजन के फुल चैप्टर वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे थ्योरी के लिए साइंस का। ठीक है, आईटी के भी आपके लिए बहुत जल्द बन रहे हैं और बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं लगभग, तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी के साथ स्टार्ट करने वाले। तो अगर आप न्यू हो चैनल पे या फिर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं इसमें बताने वाला हूँ जो कि आपके क्लास 10th के टर्म 2 एग्जामिनेशन में आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप आंसर और वन मार्कर क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो, वन मार्कर क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वन मार्कर क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वन मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो आपको आने चाहिए वो मैं करवाऊंगा और सबके हिंट्स दे करके फिर आपको मैं कमेंट्स करने के लिए बोल दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ये डिफाइन करने बोला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलिए या फिर पोटेंशियल बोलिए, पोटेंशियल इसको डायरेक्ट बोलिए। ठीक है, वो क्या होता है आपके पास पता है कि आपके पास क्या होता है, क्यू होता है, पॉजिटिव चार्ज क्यू होता है। उसका क्या करते हो, कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू इन्फिनिटी पे रखा गया है और उस पॉजिटिव चार्ज क्यू को आप किसी एक पॉइंट ए पे सपोर्ट ले आओ, तो इस बीच में लाने के वक्त आपने कुछ की हुई होती है वर्क डन, कुछ की हुई होती है यहाँ पे वर्क की हुई होती है ना। तो वही वर्क जो है यहाँ पे वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसी को बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, नथिंग बट वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट दैट इज कॉल्ड ए। तो वही वर्क डन जो कि किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक लाने में जो मेहनत लगी है वो क्या कहलाता है हमारा, दैट इज नोन एज आवर नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। आई होप ये आपको बातें क्लियर हो गई होंगी और इसमें कोई भी तरीके की आपकी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं ये इरेज करता हूँ क्योंकि हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, तो मान लो कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है। ओके, चलिए अच्छे से समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस को। कोई एक चार्ज प्लस क्यू है, उसको हम लोगों ने लाया इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट ए पे, इन्फिनिटी से कोई पॉइंट ए पे लाया, और फिर कोई एक चार्ज क्यू है प्लस क्यू, उसको भी एक पॉइंट बी पे लेके आया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, डबल मेहनत की है, यहाँ पे डबल मेहनत की है, एक पॉइंट ए तक लाने में वर्क डन किया और एक टाइम बी में लाने में मेहनत किया है। अब मैं बोलूंगा डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब आपको पता है कि हायर से लोअर को माइनस कर दीजिए तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा वी ए माइनस वी बी जो है आपका इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा वी से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा वी और डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यानी कि चेंज इन वी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी, और वेयर वी जो है वी को बोलते हैं वोल्ट, और वोल्ट क्या होता है, वोल्ट जो है ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है किस चीज का, पीडी का, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वो बोलते हैं भी या फिर पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगर ये क्लियर हो गया है तो एक थम्स अप देंगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको बताना है एक वोल्ट कितना होता है। ठीक है, अब एक वोल्ट कितना होता है, जिसकी अभी मैंने बताया कि ऐसा यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। तो एक वोल्ट कितना होता है, तो एक वोल्ट जो है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, है ना, W अपॉन में Q, यानी कि वर्क डन कितना होता है 1 जूल, और चार्ज को हम लोग लेते हैं 1 कूलम। तो क्या होता है 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे
कि एक कूलम को चार्ज करने में, मूव करने में अगर 1 जूल का मेहनत लगता है तो ठीक है, वो क्या कहलाता है, दैट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट इज नथिंग बट एक कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल जितना अगर वर्क लगता है तो वही 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेम द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको भी मैंने बताया दिया, इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नेम पे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट थिंग, इज पोटेंशियल डिफरेंस अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में देना है। ठीक है, तो फिर अगर नहीं होता है तो मैं इसका आंसर दूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर है या फिर वेक्टर है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर के बीच में सिंपल सी डिफरेंस है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। 6th क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पीडी को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का हम लोग यूज करते हैं पीडी को मापने के लिए। फिर बोला डज अ वोल्ट मीटर हैव हाई और लो रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, हाई रेजिस्टेंस इसका होता है। राइट द अदर नेम ऑफ जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम यानी जूल बाय कूलम को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको 10 to 15 1 मार्कर करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग दैट इज 2 मार्कर पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ 15 क्वेश्चन, यस यहाँ पे हमारे पास कुछ 15 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने आपको 8 करवा दिया है। 9 देखते हैं, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। पूछ रहा है आपसे कि कितना वर्क डन होता है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करता है अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो आप बोलोगे कि कितना वर्क डन होता है, तो 1 जूल जितना वर्क होता है। ठीक है, 1 जूल जितना वहां पे वर्क डन होता है जब 1 कूलम चार्ज को मूव करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस वहां से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो 1 जूल जितना वर्क वहां पे डन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेम द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पेयर, एम्पेयर जिसको ए से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर। इसको लैंग्वेज में आपको बना के लिखना है। ठीक है, तो लिखोगे द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। इज इलेक्ट्रिक करंट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको अभी आपको लिखना है कि स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हालांकि ये टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर, बट आपको लिखना है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के, जैसे वहां पे वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे होता है एम मीटर, और एम मीटर के लिए यहाँ पे लो रेजिस्टेंस होती है क्योंकि इसको सीरीज में कनेक्टेड होता है और वहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेम द अदर नेम ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करूं तो वो क्या होता है स्टूडेंट, जिसकी रेजिस्टेंस वेरी करे तो उसको बोलते हैं रिहोस्टैट। रिहोस्टैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस टाइप से आप देख सकते हो, इस टाइप से मार्क किया हुआ रहता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रिहोस्टैट बोलते हैं। बोलता है हाउ डू वी कनेक्ट एन आर्म मीटर इनटू अ सर्किट। एक सर्किट में आर्म मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आर्म मीटर को कनेक्ट करने के लिए सर्किट में हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज उसको हम लोग नथिंग बट सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में नहीं, उसको सीरीज में। चलिए और भी क्वेश्चन है मेरे इस पे, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी हमें। ठीक है, चलिए तो इससे स्पेस मिलती है तो हम अभी इसको इरेज कर लेते हैं और आगे डिस्कस करवाता हूँ। नेक्स्ट थिंग बोल रहा है दैट इज राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट उसको ओम बोलते हैं, ओम। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं लेटर से। ठीक है, ओमेगा से। स्टेट अ फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, किस किस चीज पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है ये आपने पढ़ा हुआ है, तो ये आप मुझे बता सकते हो, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आपको पता है ना, आपको पता है रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, या फिर रेजिस्टिविटी इसको कर लो। ठीक है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किस पे, तो लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर है ना, एरिया ऑफ कंडक्टर है ना, टेम्परेचर है, उस चीजों पे ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टर्म ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज टर्म फॉर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1/r, 1/r ये जो है, ये टर्म जो है रेसिप्रोकल के लिए वो क्या है,
तो इट विल बी योर होमवर्क एंड यू विल बी टेलिंग इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर। वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन को वी एंड आई ग्राफ जो मेटेलिक कंडक्टर थी हमेशा स्ट्रेट पाथ को ये फॉलो करता है। डस ओम्स लॉ होल्ड फॉर अ कॉपर वायर। तो यस, ओम्स लॉ जो है कॉपर वायर के लिए भी ये पे है वैलिड है। ठीक है, चलिए, तो ये इतना क्वेश्चन डिस्कस हो गया। 20 क्वेश्चन आपके मैंने 1 मार्क कर डिस्कस करवाइए। ठीक है, 1 मार्क के आपको मैंने अभी 20 क्वेश्चन डिस्कस करवा दिए। बहुत इजी है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है, इसे डरना बिल्कुल भी नहीं है, काफी इजी होगा और इसमें कोई टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो, अब 1 मार्कर का हो गया, तो 2-3 मार्कर के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्कर के होंगे। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई कांट वी यूज कॉपर वायर एज अ फ्यूज वायर। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉन्ग लिखना है, 2 से 3 लाइन में। तो हमको पता है कि कॉपर वायर की जो रजिस्टिविटी काफ़ी लो है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे हीट जो है ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकता है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक है, वो इजीली क्या होगा, पिघल जाएगा। जैसे ही वहाँ पे हीट बहुत सारे अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। इसीलिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्यूज़ वायर के जगह पे कॉपर वायर को। ठीक है, फ्यूज़ वायर के जगह पे कॉपर वायर को यूज़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकते। और ऑल्सो आपको पता है कि फ्यूज़ वायर क्या होता है, एकदम लो रेजिस्टेंस रहता है उसका और लो मेल्टिंग पॉइंट रहती है ताकि वो तुरंत ही ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो फ्यूज़ वायर की जगह हम लोग कॉपर वायर को यूज़ नहीं कर सकते। What is the use of color code followed by connecting live, neutral and earth wire। ठीक है, तो यूजल कलर कोड जो है लाइव के लिए आपके पास रेड होता है, न्यूट्रल के आपके पास ग्रीन होता है और अर्थ वायर के लिए आपके पास ब्लैक रहता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट वायर्स के डिफरेंट काम है। लाइव वायर से आपके घरों में करंट आता है और फिर न्यूट्रल के थ्रू क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। और वो क्या होता है, अगर इन केस ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट का रहता है तो क्या करता है, वो अर्थिंग के थ्रू, अर्थ वायर के थ्रू वो क्या होता है, अर्थ में चला जाता है और फिर शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग से बचाता है। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और कलर कोड अगर नहीं होगा तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइव है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा अर्थ वायर है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट। हाउ कैन यू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको इलेक्ट्रिक करंट बताना है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ क्या है, चार्जेस है, फ्लो ऑफ चार्जेस है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है चार्ज का, वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। हाउ कैन यू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नीट्यूड को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज एमीटर का यूज करते हैं मैग्नीट्यूड को मापने के लिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट का डायरेक्शन किधर होता है, सपोज दैट कोई एक बैटरी है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव, तो आपको पता है कि निगेटिव से होते हुए है ना, निगेटिव से होते हुए दैट इज पॉजिटिव की तरफ क्या फ्लो करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। बट हम लोग कन्वेंशनली मानते हैं कि इसके उल्टे डायरेक्शन में क्या होता है, दैट इज करंट फ्लो करता है। करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट होता है कन्वेक्शनल करंट। 4th नंबर हो गया, 3rd नंबर 2 और 1 भी हो गया। 5th नंबर पे आते हैं। ठीक है, इसको आपको बनाना है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के फॉर्म में आपको इसको फ्रेम करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और आई होप कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टेट द लॉ विच रिलेट द करंट इन अ कंडक्टर टू प्रोपोर्शनल डिफरेंस अक्रॉस इट इन। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो भी आपके पास है वो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ कि ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो हमेशा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या फिर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और हमको पता है कि वही पोटेंशियल डिफरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेजिस्टेंस के लिए। तो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं यहाँ से, सॉरी नहीं ये नहीं, वो क्या होता है, दैट इज वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए B इज इक्वल टू हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं R, हम लोग IR लिखते हैं, B इज इक्वल टू IR। मैथमेटिकली एक कांस्टेंट लाते हैं R जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख करके मैथमेटिकली थोड़ी सी डिराइवेशन कर देना है 5 नंबर में, और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर।
बहुत ही पिद्दू सा क्वेश्चन है, इजी पीजी सा क्वेश्चन है। आपको टेबल बनाना है इस टाइप से, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कंडक्टर और इधर इंसुलेटर, और दो दो पॉइंट लिख देने, 2 मार्क्स के हैं तो ठीक है दोनों में। तो कंडक्टर क्या होता है, जो कंडक्ट कर सकता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और उसकी रजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है। ये कंडक्टर के 2 पॉइंट्स। इंसुलेटर की रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और ये क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7, व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द सीरीज। तो आपको बताना है कि क्या है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर, ठीक है। सीरीज के अंदर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको पता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, आर पैरेलल, दैट इज आर इक्विवेलेंट इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डॉट 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 जितना भी आपके पास दिया गया, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आप कहोगे कि R पैरेलल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 टिल डैश डैश डैश, जहां तक भी आपको लेके जाना है। 9th क्वेश्चन बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज अर्थेड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आपको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस अर्थेड, इस अर्थ करने का मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंस में क्या उसका जो भी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट का अगर कंडीशन आया तो उससे करंट होते हुए वो अर्थ में चला जाएगा। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको जो है ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट से बचाता है। शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग जो भी हो रही है उससे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लैंग्वेज में लिख दोगे खुद से बहुत बढ़िया तरीके से, मैंने पॉइंट्स बता दिए आपको। 10th नंबर, व्हाट काउजेस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो बोल रहा है कि क्या जो काउज करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, और व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है आप या तो बाहर से लगा सकते हो या फिर खुद की भी एक रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या है, रोकने की क्षमता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो जो हो रहा है, द फ्लो, उसको रोकने की क्षमता इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कहीं कहीं जगह पे हमको हीट प्रोड्यूस वगैरह करना होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे इसका यूजेस भी करते हैं। जैसे नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन जिसकी बहुत ज़्यादा होती है तो बल्ब में यूज़ कर लेते हैं, और काफ़ी सारी जगह। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट आर द ओमिक कंडक्टर। लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ के, और ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। आपको बताने की लिमिटेशंस क्या क्या चीजें हैं ओम्स लॉ के, और ओमिक कंडक्टर क्या होता है। तो ये आपको पता है कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन रेजिस्टेंस कि आप लेंथ चेंज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो उसमें क्या करेगा, ओम्स लॉ अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। ओमिक कंडक्टर वो है जो कि ओम्स लॉ के बेसिस पे काम करते हैं, वही ओमिक कंडक्टर है जो कि V = IR के बेसिस पे काम करता है। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, जैसे ही रेजिस्टेंस और करंट और टेम्परेचर चेंज होता है ये भी चेंज होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, a graph is plotted between V and I to a metal of two different temperature T2 and T1 and T2. What is the relationship between T and T2? आपको पता है T1 पे भी ग्राफ होगी ऐसी और T2 पे भी ग्राफ ऐसी ही होगी रिलेटिवली, बट दोनों के बाकायदा अलग अलग टेम्परेचर है इसीलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, और इसका बाकायदा आपको आंसर मुझे देना है। इसका मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से आंसर नहीं बताया क्योंकि ये आपको थोड़ा सा मेहनत खुद से करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल विद टू इक्वल रजिस्टर। कितने जो है डिफरेंट रेजिस्टेंस पॉसिबल है विद टू इक्वल रजिस्टर। तो आपको पता है कि दैट इज टू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस ही पॉसिबल है, दैट इज विद द टू इक्वल रजिस्टर के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम बताना है कि ड्रॉ डायग्राम यूज फॉर फ्यूज टू यूज्ड एंड एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। पढ़ाते वक्त फ्यूज का डायग्राम भी दिखाया है वो बनाना है, और राइट करना है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है, थ्योरी पोर्शन में नहीं आता तो प्लीज थ्योरी पोर्शन जाके देखिए, ठीक है। न्यूमेरिकल है, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पास करता है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जो है, ए टू बी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है इन 10⁻⁻4 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द करेंट इन द एम्पियर एंड व्हाट इज द डायरेक्शन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ ये वाला सॉल्व, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन है, और टाइम दिया गया है आपके पास 10⁻⁻4। तो आपके पास क्या है, दैट इज आपके पास इलेक्ट्रॉन है और आपके पास टाइम है 10⁻4
सेकेंड्स। आपसे निकालना है कि करंट निकालना है उसका। तो करंट अगर जब उसको निकालना है तो आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में R, V अपॉन में R होता है ना। बट हमारे पास यहाँ क्या है, या फिर I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, ये भी होता है ना, चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई यूज करेंगे। और इससे क्या आ जाएगा, दैट इज चार्ज, दैट इज एन हमारे पास है 10⁻⁶, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये दोनों को जब 9, ठीक है, यहाँ 9। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, जितना वहाँ पे क्या है, चार्ज है, ठीक है, चार्ज है वहाँ पे ना, इतना वहाँ पे क्या है, चार्ज है। चलो तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चार्ज आ गया ऊपर में, टाइम आ गया 10⁻⁻4, ठीक है, 10⁻⁻4 को ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जितना वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस करेंट है, ठीक, सॉरी कूलम में अगर निकालें एम्पियर में तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर जितना वहाँ पे करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट इज सिंपल सा फंडा अपनाना था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये बताया हुआ है, और इसको सॉल्व करके ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पे बताना है हाउ मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल विथ 3 इक्वल रजिस्टर टेकन ऑल देम टुगेदर। कितने रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है विथ 3 इक्वल रजिस्टर टेकन ऑल द टुगेदर, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, तो प्लीज़ इसको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शायद अब हम लोग 3 मार्कर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है। 3 मार्कर के ये सारा क्वेश्चन चल रहा है, तो हमने उसके भी 2 मार्कर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए, अब 3 मार्कर के क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको पता है कि राइट द सिंबल फॉर फॉलोइंग, सेल के लिए बनाना है, तो सेल के लिए आप कैसे बना दोगे, सेल के लिए कुछ इस टाइप से बना दोगे, है ना। बैटरी के लिए बनाना है तो ढेर सारे सेल को जोड़ते जाओ, ढेर सारे सेल को एक साथ जोड़ते जाओ, वो वहाँ पे आपको बैटरी मिल जाएगी। फिक्स रेजिस्टेंस आप क्या बनाओगे, दैट इज ऐसे ऐसे करके इस टाइप से रेजिस्टेंस फिक्स बना दोगे। वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, ये आपको बनाना है खुद से, ठीक है। चलो ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट थिंग, राइट द सिंबल फॉर द फॉलोइंग, एम मीटर के लिए ए, ठीक है, वोल्ट मीटर के लिए वी, आपको ओपन स्विच के लिए कुछ इस टाइप से, और क्लोज स्विच के लिए ये, ठीक है, ओपन और क्लोज स्विच। चलो गैल्वेनोमीटर के लिए जी, ठीक है, जी इस टाइप से गैल्वेनोमीटर का बन जाएगा, ठीक है, इजी पीजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लेबल सर्किट डायग्राम फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, प्लॉट अ वी ग्राफ ओमिक कंडक्टर। तो आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, आप इजीली सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। मैं यहाँ पे एक रफली स्केच बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसका हिंट देते हैं और आप इसे खुद भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम आपको बताना है, डिराइव करना फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन था, एक सेकेंड, इससे पहले क्वेश्चन था दैट इज ड्रॉ लेवल सर्किट डायग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। सर्किट डायग्राम के लिए आप क्या करोगे, बल्ब वगैरह कनेक्ट करोगे, सिंपल सा सर्किट आपको बनाना आता ही है ना, कुछ इस टाइप से स्विच वगैरह लगा कर ये कनेक्ट करोगे, ठीक है, सर्किट। फिर वी ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करोगे और उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं आप थ्योरी वहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कुछ इस टाइप से कर दोगे डायग्राम बना करके, ठीक है, R1 R2 R3 मार्क कर दोगे, और क्या करोगे सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके डायग्राम बना दोगे और वहाँ पे दिखा दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होते हैं। इससे पहले जो मैं करवाया था वो 2 मार्क्स के लिए थे, और मतलब कि ये भी जो है 5 नंबर सब वो 3 नंबर का है, ठीक है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि अभी 3, 2 ये सब में कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले जो करवाया था वो 2 मार्क्स के था, और उससे पहले वाले 1 मार्क्स के। अभी 5 मार्क्स वाले भी बता दूंगा, ठीक है। 7 नंबर, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 रजिस्टर कंटेन पैरेलल। सिमिलरली वही काम करोगे, 1R पैरेलल 1R1 प्लस 1R2 प्लस 1R3, ऐसे करके यहाँ पे आप कनेक्ट कर दोगे, डायग्राम बना देना। आप 3 रजिस्टर्स को एक साथ क्या करना है, पैरेलली कनेक्ट कर देना, ठीक है।
राइट द एसआई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है भैया, तो आपको पता है किलो वाट पर आवर, KWH होता है ना, ऐसा यूनिट ऑफ कमर्शियल एनर्जी। डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम। तो ऐसा यूनिट ऑफ कमर्शियल एनर्जी कितना है, कितना एनर्जी आपने कंज्यूम किया है ना, कितना एनर्जी आपने कंज्यूम किया है उसको किलोवाट में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वही क्या है आपका कमर्शियल यूनिट है और डिराइव करना है आपको रिलेशन, ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, क्या है रेजिस्टिविटी का मतलब। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, खुद का जो क्या रुकावट करने की जो भी कैपेबिलिटी है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, स्टेट द जूस लॉ ऑफ हीटिंग। आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है, आपको I²R/T वाला आपको यहाँ पे फॉर्म करके बताना है। जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि जैसे कि हम लोग करंट को पास करते हैं किसी भी कंडक्टर से तो वहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है, ये सारी बातें आपको जूस लॉ ऑफ हीटिंग में। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। आप I²R/T का जो डिरिवेशन फॉर्मूला होता है वो वहाँ पे बस पुट ऑन करोगे, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। और बहुत ही ईजी है यहाँ पे मार्क्स गेन करना, और ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इजी रहा, और इसी के साथ 3 मार्कर के क्वेश्चन भी आपके पूरे हो गए। 4 मार्कर नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5 मार्कर के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसके लॉन्ग आपको जैसे मैंने बताया कि 3 मार्कर 2 मार्कर की ये क्वेश्चन है, तो आप उसमें थ्योरी जो है उसी हिसाब से लिखना। जैसे कि 5 मार्क्स के हैं, यहाँ पे मैं की पॉइंट बता दूंगा तो उसके हिसाब से थ्योरी लिख दीजिएगा। तो आपको डिस्कस करना है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स विथ देयर साइलेंट फीचर। आपको डिस्कस करना है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स विद देयर साइलेंट फीचर्स के साथ, ठीक है। सीरीज में आपको कैसे कनेक्ट हो रहा है पैरेलल और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जैसे कि 1 में R पैरेलल या फिर R इक्विवेलेंट, दोनों पे आपको डिस्कस करना है और उसके साइलेंट फीचर को बताना है। और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। तो इसमें थोड़ी रिसर्च करना, बहुत ही इजी सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी खपत होने की। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर नहीं कि इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट जो भी उस एनर्जी का कंजप्शन हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। चलो, डिराइव देयर एक्सप्रेशन एंड डिफाइन देयर यूनिट्स। तो पावर का क्या होता है, वाट होता है, वाट होता है कमर्शियल यूनिट, KWH होता है किलोवाट पर आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नथिंग बट आपको पता है कि क्या होता है, जूल। चलिए, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फिर यहाँ पे लिखना, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। VI ग्राफ बनाओगे, ओम्स लॉ को डिराइव करोगे और एक्सप्रेशन लिखोगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे थ्योरी को लिख दोगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। स्टेट द ओम्स लॉ डिराइव, ये भी बहुत ही है, व्हाट इज जूल्स ऑफ हीटिंग, और ये हो चुका है, लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये कुछ 5 मार्कर के क्वेश्चन थे। तो अब ये एक और बचा कि दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, व्हाट इज इट यूनिट, डिस्क्राइब इट एक्सपेरिमेंटली एंड स्टडी द फैक्टर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर डिपेंड। तो क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, और आपको कैसे एक्सपेरिमेंटली करना है ये भी मैंने आपको अभी डिस्कस करवा दिया है, ठीक है। तो बस इन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका PDF मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बीच बीच में जहाँ भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग एंड ऑफ वीडियो पे आ गए हैं, और इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो भी की पॉइंट्स हो सकते थे उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर, जो भी होगा मैग्नेटिज्म या फिर नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपका, वो कमेंट कर देना एंड उस पर वीडियो आ जाए, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।